घर केवल दीवारों से नहीं बनता, लेकिन कुछ बच्चे दीवारों की कीमत लगाते लगाते रिश्ते बेच देते हैं। किराएदार के कैमरे में मेरे बेटे की कौन सी रात रिकॉर्ड हो गई थी। अम्मा, आप किससे मिलने आई हैं? दरवाजे पर खड़ा लड़का मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं गलत घर में घुस आई हूं। मैंने उसके पीछे देखा। वही हल्के पीले रंग की दीवारें, वही खिड़की जिसके पास मेरे पति ओम प्रकाश हर सुबह अखबार पढ़ते थे, वही लकड़ी की अलमारी। दीवार पर ओम प्रकाश की तस्वीर भी थी। बस एक चीज बदल गई थी। कमरे में मेरा कोई निशान नहीं था। मेरे बिस्तर पर किसी और की चादर थी। मेज पर लैपटॉप रखा था। कोने में 2 सूटकेस थे। मेरी पूजा की छोटी चौकी गायब थी। मैंने उस लड़के की ओर देखा। मैं मिलने नहीं आई, मैंने कहा, मैं यहीं रहती हूं। उसने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। नहीं अम्मा, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ये कमरा किराए पर लिया है। मेरे हाथ में हरिद्वार से लाई पीतल की छोटी लोटी थी। मेरी उंगलियां उस पर कस गईं। किससे? रोहित जी से। मालिक वही हैं। मेरी छाती में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। रोहित मेरा बेटा था। मैंने पूछा, और उसकी माँ? लड़का थोड़ा झिझका। उन्होंने कहा था कि उनकी माँ अब यहाँ नहीं रहेंगी। वो तीर्थ पर गई थी, फिर शायद किसी आश्रम में रहने वाली है। उस पल मुझे लगा कि मैं यात्रा से नहीं, अपनी ही मौत की खबर सुनने वापस आई हूँ। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मैंने पूछा, कितना किराया देते हो? उसने रकम बताई। मैं वहीं खड़ी रह गई। वह ठीक वही रकम थी जिसका जिक्र रोहित ने मेरे जाने से 2 दिन पहले किया था। उसने कहा था, मम्मी, आजकल नीचे वाले कमरे इतने में किराए पर जाते हैं। मैंने मजाक किया था, तो मेरा कमरा भी किराए पर चढ़ा देगा क्या? वह हंसा था। मैं भी हंसी थी। अब समझ आया, वह शायद मजाक नहीं था। अगर आप मेरी जगह होते, तो क्या उसी समय बेटे को फोन करते या पहले सच जानने की कोशिश करते? कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या करते। और अगर आपको लगता है कि माता-पिता के घर और सामान पर कोई भी फैसला उनकी अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्योंकि मैंने उस दिन जो फैसला किया, उसने मेरे पूरे परिवार की तस्वीर बदल दी। 3 हफ्ते पहले तक मुझे लगता था कि मेरे घर में सब ठीक है। मैं 62 साल की हूँ। 4 साल पहले मेरे पति ओम प्रकाश चले गए। उनके जाने के बाद घर वही रहा, लेकिन आवाजें बदल गईं। ऊपर मेरा बेटा रोहित, उसकी पत्नी नेहा और मेरा पोता आरव रहते थे। नीचे मेरा कमरा, छोटा पूजा का कमरा और बैठक थी। घर दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में था। बहुत बड़ा नहीं, पर हमारे लिए कीमती था। हमने इसे धीरे धीरे बनाया था। ओम प्रकाश सरकारी नौकरी में थे। मैंने घर से सिलाई की, पड़ोस की औरतों के कपड़े सिए, बच्चों की यूनिफॉर्म सुधारी और त्योहारों के समय देर रात तक मशीन चलाई। मैंने अपनी मेहनत का हिसाब कभी नहीं रखा। हमारी पीढ़ी की बहुत सी औरतें यही करती हैं। पैसा घर में देती हैं, लेकिन कागज पर उनका नाम कहाँ है, यह देखने में उन्हें संकोच होता है। उन्हें लगता है कि सवाल पूछना परिवार पर शक करना है। मैं भी ऐसी ही थी। ओम प्रकाश के जाने के बाद घर के कागज मेरे नाम थे, पर मैं उन्हें सिर्फ एक नीली फाइल समझती थी, सुरक्षा नहीं। रोहित कहता, मम्मी, ये कागज मुझे दे दिया करो, आपको क्या जरूरत है संभालने की? मैं हंस देती, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई। वह भी हंस देता। तब मुझे उसमें खतरा नहीं दिखता था। और सच यह है कि रोहित हमेशा बुरा बेटा नहीं था। बचपन में बुखार होता तो मेरी गोद से उतरता नहीं था। पहली तनख्वाह से मेरे लिए चप्पल लाया था। अपने पिता के अंतिम दिनों में अस्पताल के बाहर रात भर बैठा था। यही वजह थी कि बाद में जो हुआ वह समझना कठिन था। बुरे फैसले हमेशा बुरे लोग ही नहीं करते। कभी कभी डर, कर्ज और अहंकार इंसान को पहले एक झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं, फिर उसी झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। रोहित का छोटा ट्रांसपोर्ट का काम था। पहले ठीक चलता था, फिर एक बड़ी कंपनी ने उसका भुगतान रोक दिया। बैंक की किस्तें थीं, गाड़ियों का खर्च बढ़ गया था। मुझे पूरी बात नहीं पता थी। वह बस कहता, काम थोड़ा धीमा है। मैं पूछती, पैसे की जरूरत है? वह तुरंत कहता, नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो। मेरी तीर्थ यात्रा का विचार अचानक आया था। मेरी सहेली विमला ने फोन किया, शारदा, इस बार हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे केदारनाथ चल रही हूँ, तू भी चल। मैंने पहले मना किया। घुटनों में दर्द रहता था और घर छोड़ने की आदत नहीं थी। लेकिन नेहा ने कहा, मम्मी जी, आपको जाना चाहिए।
रोहित ने उससे भी ज्यादा जोर दिया। हाँ मम्मी, बिल्कुल जाओ। इतने साल आपने घर संभाला है। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो कुछ छोटी बातें याद आती हैं। वह बार बार पूछता, कितने दिन रहोगी? मैं कहती, 20-22 दिन। एक दिन उसने मेरे कमरे की तरफ देखकर कहा, ये नीचे वाला कमरा बहुत बड़ा है, आप अकेली रहती हो, कभी ऊपर हमारे पास आ जाओ। मैंने हंसकर कहा, और तुम्हारे बच्चे की ऑनलाइन क्लास के बीच मैं भजन चलाऊं? नेहा हंस दी। रोहित नहीं हंसा, बस बोला, ऐसे ही कह रहा था। माएं अक्सर वही अर्थ चुनती हैं जिसमें प्यार ज्यादा हो। यात्रा पर निकलने से पहले मैंने कमरा साफ किया। ओम प्रकाश की तस्वीर पर गेंदे की माला डाली। नीली फाइल अलमारी की नीचे वाली दराज में रखी। लाल शादी की साड़ी उसी के ऊपर थी। दरवाजा बंद किया तो रोहित पीछे खड़ा था। चाबी मुझे दे दो, सफाई करवानी होगी। मैंने बिना सोचे दे दी। चाबी देना गलत नहीं था, लेकिन जरूरी कागजों की जानकारी और उन तक पहुंच सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे छोड़ देना समझदारी नहीं होती। यह बात मुझे देर से समझ आई। पहले कुछ दिन यात्रा अच्छी रही। हरिद्वार में गंगा आरती देखी। आरव के लिए रुद्राक्ष की छोटी माला खरीदी। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते घुटने में तेज दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। विमला आगे जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रोकने के बजाय दिल्ली लौटने का फैसला किया। मेरी वापसी तय तारीख से 5 दिन पहले हो गई। मैंने रोहित को फोन किया, उसने नहीं उठाया। नेहा ने भी नहीं। मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। फिर मैंने पड़ोस वाली बत्रा जी को फोन किया, मैं आज शाम पहुंच रही हूं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी रही। आज? उनकी आवाज बदल गई। हाँ, क्यों? रोहित को बता दिया? फोन नहीं उठा रहा। फिर चुप्पी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, शारदा, घर पहुंचकर पहले मुझे फोन कर देना। अब मेरे पेट में गांठ सी पड़ गई। पूरी बस यात्रा में मैं सोचती रही, क्या रोहित बीमार है? घर में चोरी हुई? आरव को कुछ हुआ? लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि समस्या मेरे कमरे के अंदर बैठी होगी। शाम करीब 7 बजे मैं घर पहुंची। मुख्य दरवाजे का ताला बदला हुआ था। मेरी पुरानी चाबी नहीं चली। तभी ऊपर से बत्रा जी ने आवाज दी, शारदा। उनके चेहरे पर डर था। मैंने पूछा, ताला किसने बदला? वह नीचे आने ही वाली थी कि अंदर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। एक अनजान लड़का सामने था। यही अमन था। तब मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। उसने मेरे धूल भरे कपड़े, हाथ का बैग और सिर का दुपट्टा देखा। शायद उसे लगा मैं बिल्डिंग में काम करने वाली कोई बुजुर्ग महिला हूं। जी, मैं अंदर चली गई। बैठक में कुछ चीजें बदली हुई थीं। मैं सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ी और वहीं से वह बात शुरू हुई जो आपने शुरुआत में सुनी। मेरा कमरा किराए पर था। अमन ने बताया कि वह बैंक में काम करता है और 2 हफ्ते पहले यहां शिफ्ट हुआ था। 2 हफ्ते? मैंने तुरंत हिसाब लगाया। मेरे जाने के सिर्फ 4-5 दिन बाद मेरा कमरा किसी और को दे दिया गया था। मतलब कमरा दिखाने, रकम तय करने और सामान हटाने की तैयारी पहले से हुई होगी। यह सब तब हो रहा था जब मैं हरिद्वार में अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी। अमन घबरा गया। अम्मा, शायद मैं रोहित जी को फोन करूं? मेरी आवाज तेज निकली। मैंने खुद को संभाला। पहले बताओ, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? वह चुप रहा। जो कहा वही बताओ। उसने कहा, उन्होंने कहा उनकी माँ बहुत धार्मिक हैं। अब ज्यादातर समय आश्रम में रहेंगी, इसलिए कमरा खाली है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैं वापस नहीं आऊंगी? अमन ने नजरें झुका लीं। ऐसा ही समझाया था। मैं कमरे में गई। ओम प्रकाश की तस्वीर दीवार पर थी, लेकिन उसके बगल में हमारी 35वीं सालगिरह की फोटो गायब थी। दीवार पर चौकोर निशान बचा था। मैंने पूछा, यहाँ एक तस्वीर थी, कहाँ है? जब मैं आया था तब नहीं थी। फिर उसे कुछ याद आया। शायद कुछ बॉक्स स्टोरर रूम में रखे गए थे। मैं पीछे के छोटे स्टोरर रूम में गई। दरवाजे के आगे टूटी कुर्सी रखी थी। अंदर अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाई। पहले डिब्बे में पूजा का सामान था, दूसरे में मेरी साड़ियां, तीसरे में ओम प्रकाश के कपड़े। उनका भूरा स्वेटर ऊपर दबा था। मैंने उसे हाथ में लिया। मेरे आंसू पहली बार निकले। कमरा किराए पर देना दुख था, लेकिन मेरे जीवन को डिब्बों में भरकर छिपा देना कुछ और था। जैसे मैं यात्रा पर नहीं गई थी, जैसे मुझे हटाया गया था। अमन दरवाजे पर खड़ा था। मुझे सच में नहीं पता था। उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा।
वह भी इस झूठ में फंसा हुआ था जिसे सच बताया ही नहीं गया। उसे दोषी बना देना आसान है, न्याय नहीं। मैंने पूछा, किराए का एग्रीमेंट है? उसने फाइल लाकर दी। मुझे कानूनी भाषा पूरी नहीं आती थी, लेकिन नाम समझ आते थे। किराएदार था अमन वर्मा और मकान देने वाले की जगह रोहित शर्मा का नाम लिखा था। नीचे रोहित के हस्ताक्षर थे। मैंने पूछा, डिपॉजिट कितना दिया? उसने कहा, 2 महीने का किराया। फिर उसने अपना फोन खोला। मेरे पास चैट भी है। मैंने संदेश पढ़े। कमरा कब मिलेगा? बिजली का बिल, पानी। फिर एक संदेश पर मेरी नजर रुक गई। रोहित ने लिखा था, आंटी की चीजें हटवा दी हैं। कमरा अब पूरी तरह खाली है। आंटी। एक अजनबी से बात करते हुए अपने ही घर में उसने मुझे आंटी बना दिया था। मैंने आगे देखा। फिर एक लाइन दिखाई दी, मालिकाना काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं स्क्रीन देखती रह गई। अमन ने पूछा, क्या हुआ? मैं बिना जवाब दिए अपनी पुरानी अलमारी के पास गई। उस पर नया छोटा ताला था। कुछ कोशिश के बाद वह खुल गया। अलमारी लगभग खाली थी। नीचे वाली दराज खींची। लाल शादी की साड़ी नहीं थी, पासबुक नहीं थी, और वह नीली फाइल भी नहीं थी जिसमें घर के असली कागज रखे थे। अब मुझे पहली बार सचमुच डर लगा। शायद मेरे बेटे को सिर्फ कमरे का किराया नहीं चाहिए था। तभी मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। नेहा घर लौटी थी। उसने मुझे स्टोर रूम के सामने खड़ा देखा। उसके हाथ से सब्जियों का थैला लगभग छूट गया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे घर के कागज कहाँ हैं? उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसी पल मुझे पता चल गया कि जवाब उसे मालूम है। नेहा कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर वही भाव था जो किसी बच्चे के चेहरे पर आता है जब उसे पता हो कि झूठ अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मम्मी जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गईं? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, घर के कागज कहाँ हैं? उसने सब्जियों का थैला मेज पर रखा। कौन से कागज? वही नीली फाइल जो मेरी अलमारी में थी। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर लीं। बस इतना काफी था। मुझे समझ आ गया कि उसे फाइल के बारे में पता है। अमन कुछ दूरी पर खड़ा था। वह शायद चाहता था कि जमीन फट जाए और वह गायब हो जाए। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन वह बोला, आंटी, अगर जरूरत हो तो मैं यहीं रह सकता हूँ। मेरे पास सारी चैट है। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। कुछ घंटे पहले इसी लड़के ने मुझे मेरे अपने घर में पहचानने से मना कर दिया था। अब वही मेरे बेटे के झूठ का सबसे साफ गवाह था। जिंदगी भी अजीब चीज है। कभी कभी अपना खून सच छिपाता है और एक अजनबी सच सामने रख देता है। नेहा अचानक बोली, आप लोग बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा कमरा किराए पर दे दिया गया। मेरा सामान स्टोर रूम में फेंका गया। मेरे घर के कागज गायब हैं। इनमें से कौन सी चीज छोटी है? वह चुप हो गई। फिर उसने वही बात कही जिसकी मुझे उम्मीद थी। रोहित बहुत परेशान है। मैंने कहा, परेशानी चोरी की अनुमति नहीं होती। वह तुरंत बोली, चोरी कैसी? सब कुछ तो आखिर घर का ही है। यही वह वाक्य था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। सब कुछ घर का ही है। यह सुनने में प्यार जैसा लगता है, पर कभी-कभी यही वाक्य सबसे खतरनाक होता है। जब कोई कहता है कि सब कुछ परिवार का है, तो हमें पूछना चाहिए कि फैसला कौन कर रहा है। अगर फैसला हमेशा एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो वह साझेदारी नहीं है, वह कब्जा है। मैंने नेहा से कहा, रोहित कहाँ है? ऑफिस में। उसे फोन करो। मम्मी जी, पहले बैठकर बात कर लेते हैं। मैं बैठी हुई थी जब उसने मेरा कमरा किराए पर दिया था। नेहा के होंठ कांपे। मैंने अपना फोन निकाला और रोहित को कॉल किया। इस बार उसने उठा लिया। हाँ मम्मी। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि मैं लौट चुकी हूं। मैंने कहा, मैं घर आ गई हूं। दूसरी तरफ चुप्पी। फिर उसने पूछा, आज? हाँ। फिर कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांस सुनाई दी। आपने बताया क्यों नहीं? उस सवाल ने मुझे और चुभाया। मैंने कहा, अगर बताती तो क्या मेरा कमरा वापस खाली करवा देते? अब वह समझ गया। मम्मी, आप पहले मेरी बात सुनो। मैं सुनूंगी, लेकिन घर आकर। उसने कहा, मैं 1 घंटे में आता हूं। मैंने फोन काट दिया। नेहा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, आप रोहित को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मेरा सामान पैक किया था? उसकी आंखें भर आईं। हाँ। मैं कुछ देर उसे देखती रही।
मेरी पूजा की चीजें? हाँ। तुमने मेरे पति के कपड़े डिब्बे में रखे? उसने सिर झुका लिया। रोहित ने कहा था कमरा साफ करना है। और तुमने पूछा नहीं कि मैं वापस आकर कहाँ रहूंगी? नेहा रोने लगी। उन्होंने कहा था कि जब आप लौटेंगी तो ऊपर वाले छोटे कमरे में रह लेंगी। अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई। मुझे आश्रम नहीं भेजा जा रहा था। मुझे मेरे ही घर में धीरे धीरे छोटा किया जा रहा था। पहले मेरा बड़ा कमरा, फिर मेरा सामान, फिर शायद मेरे फैसले, और एक दिन मुझे बताया जाता कि यह सब मेरी सुविधा के लिए किया गया। किसी बुजुर्ग को घर से निकालना हमेशा दरवाजा बंद करके नहीं होता। कभी कभी उसका कमरा बदल दिया जाता है। उसकी चीजें दूसरे लोगों के हाथ में चली जाती है। उससे कहा जाता है, आप आराम कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। और धीरे धीरे वह अपने ही जीवन में मेहमान बन जाता है। यह बात हर बुजुर्ग को समझनी चाहिए। मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन अपने बैंक खाते, संपत्ति के कागज और जरूरी फैसलों की जानकारी खुद रखना बहुत जरूरी है। विश्वास और लापरवाही एक ही चीज नहीं है। नेहा ने बताया कि पिछले 6 महीनों से रोहित की हालत खराब थी। उसकी 2 गाड़ियों की किस्तें बाकी थीं। एक बड़े ग्राहक ने करीब 8 लाख रुपए रोक रखे थे। ड्राइवर पैसे मांग रहे थे। बैंक के फोन आते थे। मैंने पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया? नेहा ने कहा, वह आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं हंसी। मुझे वह हंसी अच्छी नहीं लगी। मुझे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरा कमरा किराए पर दे दिया। वह चुप रही। थोड़ी देर बाद अमन बाहर आया। उसके हाथ में फोन था। आंटी, मुझे शायद एक चीज दिखानी चाहिए। नेहा तुरंत बोली, आप बीच में मत पड़िए। अमन रुक गया। मैंने कहा, दिखाओ। उसने रोहित की चैट खोली। एक दिन पहले का संदेश था। अमन ने लिखा था कि वह 6 महीने के बजाय 11 महीने का एग्रीमेंट चाहता है। रोहित ने जवाब दिया था, 2 महीने रुक जाइए, घर का काम साफ हो जाए, फिर लंबा कर देंगे। अमन ने पूछा था, कौन सा काम? रोहित ने लिखा था, ओनरशिप वाला। अभी फैमिली में थोड़ा पेपर वर्क बाकी है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। नेहा ने कहा, वह सिर्फ लोन की बात कर रहा था। मैं उसकी तरफ मुड़ी। कौन सा लोन? अब उसने महसूस किया कि उससे गलती हो गई है। वह पीछे हट गई। मुझे पूरी बात नहीं पता। अभी तुमने कहा लोन। वह चुप। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गई। नेहा, अगर तुम सच बोलोगी तो शायद बात संभल सकती है। अगर तुम भी झूठ बोलोगी तो फिर मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। उसने अपनी आंखें पोंछीं। रोहित ने एक प्रॉपर्टी वाले आदमी से बात की थी। वह घर के खिलाफ लोन लेना चाहता था। मुझे लगा मैंने गलत सुना। मेरे घर पर? मम्मी जी, सिर्फ जानकारी ले रहा था। मेरी अनुमति के बिना? अभी कुछ हुआ नहीं है। यह दूसरा खतरनाक वाक्य था। अभी कुछ हुआ नहीं है। हम अक्सर इसी वजह से गलत चीजों को नजरअंदाज करते हैं। कोई कहता है, अभी पैसे निकले नहीं, अभी दस्तखत हुए नहीं, अभी नुकसान हुआ नहीं। लेकिन अगर कोई बिना बताए तैयारी कर रहा है, तो समस्या नुकसान होने के बाद शुरू नहीं होती। समस्या वहीं शुरू हो जाती है जहां भरोसा छिपाना शुरू होता है। मैंने पूछा, मेरी फाइल किसके पास है? शायद रोहित के ऑफिस में। शायद उन्होंने कुछ कागज फोटोकॉपी करवाने के लिए थे। मेरे अंदर गुस्सा था, लेकिन उससे बड़ा डर था। मेरे नाम के कागज कहाँ घूम रहे थे? किसे दिखाए गए? उनकी कॉपी किसके पास थी? मैंने तुरंत फैसला किया कि अब सिर्फ परिवार की बात पर भरोसा नहीं करूंगी। मैंने अपनी बेटी सीमा को फोन किया। वह नोएडा में रहती थी। मैंने उसे पूरा किस्सा नहीं बताया, बस कहा, आज रात घर आ जा। उसने मेरी आवाज सुनकर पूछा, माँ, सब ठीक है? मैंने कहा, नहीं, इसलिए आ जा। करीब 40 मिनट बाद रोहित आया। दरवाजा खुला। उसने मुझे बैठक में बैठे देखा। पहले उसके चेहरे पर घबराहट आई, फिर उसने अमन को देखा, और उसके मुंह से पहला वाक्य निकला, तुमने मम्मी को अंदर क्यों आने दिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे शायद उसी पल अपनी गलती समझ आई, लेकिन शब्द वापस नहीं आते। मैंने धीरे से पूछा, अंदर क्यों आने दिया? वह बोला, मेरा मतलब वह नहीं था। तो क्या मतलब था? वह मेरे सामने बैठ गया। मम्मी, आप मेरी बात समझो। यह सब सिर्फ कुछ महीनों के लिए था। मेरा कमरा, हाँ, मेरा सामान, मजबूरी थी। आश्रम वाली कहानी? उसने अमन की तरफ देखा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अमन तुरंत अपना फोन लेकर आया। सर, आपने यही कहा था।
रोहित चिढ़ गया। तुम हर बात का रिकॉर्ड रख रहे थे क्या? अमन बोला, ये चैट आपने खुद भेजी है। मैंने बीच में कहा, अमन को मत डांटो, उसने तुम्हारा विश्वास करके पैसे दिए। रोहित ने माथा पकड़ लिया। मम्मी, मेरा बिजनेस डूब रहा है, इसलिए मेरा कमरा 25,000 महीना मिल रहा है। नीचे का कमरा खाली पड़ा था। खाली? मेरी आवाज ऊंची हुई। मैं 5 दिन पहले तक उसमें सो रही थी। वह चुप हो गया। मैंने पूछा, अगर मैं 20 दिन अस्पताल चली जाती तो क्या बिस्तर भी बेच देते? आप बात को घुमा रही हो। नहीं बेटा, मैं पहली बार सीधी बात कर रही हूं। वह कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, यह घर आखिर मेरा ही तो होगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। रोहित, चुप रहो। लेकिन उसने हाथ छुड़ा लिया। गलत क्या कह रहा हूं? मैं अकेला बेटा हूं। मैं ही घर संभाल रहा हूं। टैक्स मैं देता हूं, मरम्मत मैं करवाता हूं। मम्मी को किस चीज की कमी है? मैं उसे देखती रही। यही था असली सच। उसे लगता था सेवा का मतलब अधिकार है, खर्च उठाने का मतलब मालिक बन जाना है। मैंने कहा, जिस दिन मैंने तुझे स्कूल भेजा था, उस दिन फीस मैंने दी थी। क्या उस वजह से तू मेरा सामान बन गया था? वह चुप। परिवार में खर्च करना अधिकार खरीदना नहीं होता। रोहित ने कहा, मैंने चोरी नहीं की, तो मेरी फाइल कहाँ है? उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। मेरे ऑफिस में। क्यों? कुछ सलाह लेने के लिए। किसकी सलाह? एक आदमी की। नाम? वह चुप। मैंने कहा, रोहित, अब ध्यान से सुन। मैं तुझे जेल भेजने की धमकी नहीं दे रही। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आज के बाद कोई आधा सच नहीं चलेगा। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या तुमने मेरे घर पर लोन लेने की कोशिश की? नेहा ने धीरे से कहा। रोहित, वह झुंझला गया। कोशिश नहीं, सिर्फ विकल्प देख रहा था। मेरी अनुमति के बिना? बाद में आपसे बात करता। बाद में कब? उसने जवाब नहीं दिया। जब कागज तैयार हो जाते। वह उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। आपको समझ नहीं आएगा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। अगर अगले 2 महीने में नहीं मिले तो मेरी 2 गाड़ियां चली जाएंगी। ड्राइवर नौकरी छोड़ देंगे। बिजनेस खत्म हो जाएगा। पहली बार उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। उस पल मुझे अपने बेटे की परेशानी दिखाई दी। लेकिन परेशानी देखकर गलत काम सही नहीं हो जाता। मैंने पूछा, तुमने मुझसे मांगा क्यों नहीं? वह रुक गया। फिर बहुत धीरे बोला, क्योंकि आप मना कर देती। कमरे में सन्नाटा। मैंने कहा, तो तुम्हें पहले से पता था कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यही एक वाक्य पूरी बात समझाने के लिए काफी था। कई लोग कहते हैं, मैं बताने वाला था, लेकिन अगर उन्हें पता हो कि सामने वाला मना करेगा और फिर भी वे काम शुरू कर दें, तो वह भूल नहीं होती। वह जानबूझकर सीमा पार करना होता है। करीब 9 बजे सीमा घर पहुंची। उसने मुझे गले लगाया, फिर कमरे की हालत देखी। ये सब क्या है? रोहित बोला। दीदी, आप बीच में मत पड़ो। सीमा ने कहा, माँ ने बुलाया है तो मैं बीच में नहीं, परिवार में हूं। मैंने दोनों को शांत कराया। मैं नहीं चाहती थी कि कहानी भाई बहन की पुरानी लड़ाई बन जाए। मुझे सिर्फ तथ्य चाहिए थे। मैंने रोहित से कहा, कल सुबह सबसे पहले मेरी फाइल वापस आएगी। उसने कहा, ठीक है। और अमन के पैसे? वह रहेगा। यह फैसला अब तुम नहीं करोगे। अमन बोला, आंटी, मैं चाहूं तो आज ही होटल चला जाता हूं। मैंने कहा, नहीं, तुमने पैसे देकर कमरा लिया है। तुम्हें एक रात में सड़क पर नहीं भेजूंगी। रोहित मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं अमन को निकाल दूंगी और उसकी समस्या का एक हिस्सा खुद ही हल हो जाएगा। मैंने कहा, जिसे धोखा मिला है, उसे किसी दूसरे को धोखा देने का हक नहीं मिलता। सीमा ने पूछा, माँ, आपके कागज कहाँ हैं? मैंने कहा, रोहित के ऑफिस में। वह तुरंत बोली, तो अभी लेकर आते हैं। रोहित ने जल्दी से कहा, ऑफिस बंद है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास चाबी नहीं? उसने कहा, है, लेकिन अभी जाने का क्या मतलब है? सुबह ले आएंगे। मेरे मन में फिर वही बेचैनी उठी। अगर फाइल सच में ऑफिस में थी, तो वह इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहा था? सीमा ने भी शायद यही महसूस किया। उसने सीधे पूछा, भैया, फाइल ऑफिस में ही है ना? रोहित गुस्से में बोला, हाँ। फिर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर। रोहित ने फोन देखा और काट दिया। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आया। उसने फिर काट दिया। तीसरी बार फोन बजा। इस बार मैंने कहा, उठाओ।
उसने कहा, काम का फोन है तो मेरे सामने बात कर लो। वह मुझे देखता रहा, फिर फोन उठाया। हाँ, दूसरी तरफ से किसी आदमी की तेज आवाज आ रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दिए। रोहित कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, यहीं बात करो। वह रुका। फोन से एक वाक्य साफ सुनाई दिया, शर्मा जी, मैडम के साइन के बिना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। रोहित ने तुरंत फोन काट दिया। सीमा उठ खड़ी हुई। नेहा ने अपना मुंह ढक लिया। मैं धीरे धीरे रोहित के पास गई। कौन से साइन? वह कुछ नहीं बोला। मेरे साइन कहाँ चाहिए थे? उसने कहा, मम्मी, आप गलत समझ रही हो, तो सही समझा दो। वह पीछे हट गया। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वह डर देखा जो किसी कर्जदार का नहीं था। वह उस आदमी का डर था जिसका छिपाया हुआ काम पकड़ा जा चुका हो। फिर सीमा ने अचानक पूछा, माँ, आपका आधार कार्ड कहाँ है? मैंने कहा, अलमारी में था। सीमा स्टोर रूम की तरफ भागी। कुछ मिनट बाद वह वापस आई। उसके हाथ में मेरा छोटा दस्तावेज वाला पर्स था। उसने उसे खोलकर देखा। आधार की कॉपी थी, पैन कार्ड की कॉपी थी, लेकिन एक चीज गायब थी, मेरे बैंक के पुराने दस्तखत वाले 2 खाली फॉर्म। मैं उन्हें कई महीने पहले पेंशन के काम के लिए बैंक से लाई थी। मैंने रोहित की तरफ देखा। अब कमरे में कोई आवाज नहीं थी। मैंने पूछा, वे खाली फॉर्म कहाँ हैं? रोहित ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता। उसी समय नेहा रो पड़ी। वह कुर्सी पर बैठ गई। मम्मी जी, मैंने रोहित को मना किया था। रोहित गरजा। नेहा, चुप रहो। मैंने कहा, नहीं, अब वह बोलेगी। नेहा ने रोते हुए मेरी तरफ देखा। उसने आपके साइन की कॉपी किसी को भेजी थी। मेरा गला सूख गया। किसे? वह बोली, प्रॉपर्टी वाले आदमी को। मैंने रोहित की तरफ देखा। वह अब भी चुप था। फिर नेहा ने अगला वाक्य कहा, और उस वाक्य के बाद मुझे पहली बार लगा कि मेरे लौटने में 5 दिन की जल्दी नहीं हुई थी। शायद मैं ठीक समय पर लौटी थी। उसने कहा, मम्मी जी, कल सुबह 10 बजे आपको एक जगह ले जाने का प्लान था। रोहित ने सबको बताया था कि वह आपको तीर्थ से लौटने के बाद सीधे वहां ले जाएगा। मैंने पूछा, कहाँ? नेहा ने रोहित को देखा, फिर मेरी तरफ। रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस? मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि हर किसी ने सुन लिया। नेहा ने सिर झुका लिया। रोहित तुरंत बोला, मम्मी, वैसा कुछ नहीं है जैसा ये बता रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। तो कैसा है? बस कुछ कागज तैयार करवाए थे। किस लिए? बिजनेस के लिए। मेरे घर के कागज बिजनेस में क्या कर रहे हैं? उसने जवाब देने के बजाय नेहा को घूरा। तुम्हें हर बात बतानी जरूरी थी। मैंने बीच में कहा, नेहा को मत देख, मेरी तरफ देख। रोहित चुप हो गया। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, अब कहीं कोई नहीं जाएगा। आज पूरी बात खत्म होगी। सीमा मेरे पास बैठ गई। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। नेहा रो रही थी, और मेरा बेटा मेरे सामने ऐसे खड़ा था जैसे वह तय नहीं कर पा रहा हो कि अब सच बोले या एक और झूठ बनाए। कुछ देर बाद उसने हार मान ली। मैं घर बेचना नहीं चाहता था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ लोन लेने का तरीका देख रहा था, मेरी अनुमति के बिना। मुझे लगा आप मान जाओगी, और अगर मैं नहीं मानती? वह चुप। मैंने कहा, इसलिए पहले सारी तैयारी कर रहे थे। उसने धीरे से कहा, हाँ। अब पहली बार कहानी पूरी तरह खुलनी शुरू हुई। रोहित के बिजनेस पर लगभग 11 लाख रुपए का दबाव था। उसकी 2 गाड़ियों की किस्तें बाकी थीं। एक सप्लायर ने भुगतान रोक दिया था। ड्राइवरों का पैसा देना था। उसने दोस्तों से उधार लिया था। कुछ पैसे उसने एक महंगे निजी कर्ज से भी लिए थे, जिसके बारे में उसने घर में किसी को नहीं बताया था। हर महीने ब्याज बढ़ रहा था। वह डर गया था, लेकिन मदद मांगने के बजाय उसने एक शॉर्टकट ढूंढा। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उसे बताया था कि अगर घर से जुड़ी कुछ चीजें साफ हो जाएं और मालिक तैयार हो जाए, तो बैंक या दूसरे रास्ते से पैसा जुटाया जा सकता है। यहां तक बात सिर्फ सलाह लेने की हो सकती थी, लेकिन रोहित ने उससे आगे कदम बढ़ा दिया। उसने मेरे दस्तावेजों की कॉपी भेजी, मेरे साइन की पुरानी कॉपी भेजी, घर की कीमत पूछी, और सबसे बड़ी बात, उसने सबको ऐसा बताया जैसे मेरी सहमति लगभग मिल चुकी हो। मैंने पूछा, रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों? उसने कहा, वह आदमी कह रहा था कि कुछ अधिकार मेरे नाम करने पड़ेंगे। मैं चाहता था पहले कागज तैयार हो जाएं, फिर आपको समझाता।
समझाता? मेरे मुंह से हंसी निकल गई। बेटा, समझाना तब होता है जब सामने वाले के पास ना कहने का पूरा अधिकार हो। अगर तुम पहले सब तैयार कर लो और फिर मुझे कहो कि बस यहाँ साइन कर दो, तो वह समझाना नहीं है। सीमा बोली, वह दबाव बनाना है। रोहित ने तुरंत कहा, दीदी, मुझे लेक्चर मत दो। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, आज लेक्चर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच की जरूरत है। मैंने पूछा, क्या मेरे साइन नकली बनाए? रोहित ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, पक्का? पक्का, मैंने किसी कागज पर आपके नकली साइन नहीं किए। नेहा ने भी कहा, मम्मी जी, जितना मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ। मेरे अंदर थोड़ी राहत आई, लेकिन सिर्फ थोड़ी, क्योंकि किसी ने मेरे नाम से दस्तखत नहीं किए थे। इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी सब सही था। मैंने रोहित से कहा, नीली फाइल अभी लाओ। उसने कहा, सुबह। मैंने कहा, अभी। वह मुझे देखता रहा, फिर कार की चाबी उठाई। सीमा बोली, मैं साथ चलूंगी। मैंने कहा, हाँ। करीब 40 मिनट बाद दोनों लौटे। रोहित के हाथ में वही नीली फाइल थी। मेरी आंखें उसे देखकर भर आईं। कागज वही थे जिन्हें मैं वर्षों से बस कागज समझती रही थी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि वे मेरी आवाज हैं। मैंने फाइल अपने पास रख ली। अगली सुबह मैं किसी रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं गई। मैं सीमा के साथ पहले अपने बैंक गई, फिर एक स्वतंत्र वकील से मिली जिसे रोहित नहीं जानता था। मैंने सारे दस्तावेज दिखाए। मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि बिना मेरी जानकारी के कोई मेरे घर या वित्तीय कागजों का इस्तेमाल न कर सके। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी चीज डरना नहीं, रिकॉर्ड साफ रखना है। कौन से मूल दस्तावेज कहाँ है, किसके पास कॉपी है, किसे आपने क्या अनुमति दी है। अपने बैंक और संपत्ति से जुड़ी जानकारी खुद समझना और किसी भी ऐसे कागज पर साइन न करना जिसे पढ़ा या समझा न गया हो। उस दिन मुझे एक बहुत साधारण बात समझ आई। बुजुर्ग होना और अनजान रहना एक ही बात नहीं है। हम कई बार बच्चों से कहते हैं, तुम देख लो, फिर धीरे धीरे हमें खुद नहीं पता रहता कि वे क्या देख रहे हैं। विश्वास जरूरी है, लेकिन जानकारी भी जरूरी है। उस शाम घर लौटकर मैंने परिवार की बैठक बुलाई। इस बार कोई रिश्तेदारों की भीड़ नहीं थी, सिर्फ मैं, रोहित, नेहा, सीमा और अमन। मैं तमाशा नहीं चाहती थी, मुझे समाधान चाहिए था। मैंने सबसे पहले अमन की तरफ देखा। बेटा, तुम्हें इस घर में गलत जानकारी देकर कमरा दिया गया, इसलिए नुकसान तुम्हारा भी हुआ है। रोहित बीच में बोला, मैं उसका डिपॉजिट दे दूंगा। मैंने कहा, तुम दोगे पूरा? अमन बोला, आंटी, मैं दूसरा कमरा ढूंढ रहा हूं, 1 हफ्ता मिल जाए तो। तुम्हें जितना उचित समय चाहिए मिलेगा। रोहित ने हैरानी से कहा, तो मेरा कमरा? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा कमरा? वह चुप हो गया। मैंने अमन से कहा, जब तक तुम दूसरी जगह नहीं जाते रहो, लेकिन आज से किराया रोहित को नहीं दोगे। अमन ने सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे सच में माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको चौकीदार की पत्नी समझ लिया था। मैं मुस्कुरा दी। तुमने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि तुम्हें गलत कहानी सुनाई गई थी। गलती तुम्हारी कम थी। उसने अपने फोन की सारी चैट मुझे और सीमा को भेज दी। 1 हफ्ते बाद उसे पास की कॉलोनी में दूसरा कमरा मिल गया। रोहित ने उसका पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाया। अमन जाने से पहले मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुराना सफेद लिफाफा था। आंटी, ये मुझे अलमारी के पीछे मिला था, मैं देना भूल गया। मैंने लिफाफा लिया। उस पर ओम प्रकाश की लिखावट थी। मेरे हाथ कांप गए। अंदर कोई वसीयत नहीं थी, कोई गुप्त संपत्ति नहीं, सिर्फ 4 पन्नों का पुराना पत्र था। शायद उन्होंने बीमारी के दिनों में लिखा था। उसमें बच्चों के लिए बातें थीं, मेरे लिए भी। एक जगह लिखा था कि इस घर की ईंटों से ज्यादा कीमत उन सालों की है जो हमने इसे बनाने में लगाए। उन्होंने लिखा था कि अगर कभी वह न रहें, तो यह घर मेरे लिए बोझ नहीं, सुरक्षा बना रहे। मैंने पढ़ना रोक दिया। कुछ देर तक पत्र अपनी गोद में रखा। फिल्मों में शायद उसी जगह कोई बड़ा राज निकलता, लेकिन जिंदगी में कभी-कभी सबसे बड़ा राज यही होता है कि किसी ने आपके त्याग को देखा था। मुझे उसी की जरूरत थी। अगले दिन मैंने रोहित को अपने कमरे में बुलाया। अमन जा चुका था, उसका बिस्तर खाली था। मैंने रोहित से कहा, दरवाजा बंद कर। वह मेरे सामने बैठ गया। पहली बार उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। मैंने पूछा, कर्ज कितना है? उसने पूरी रकम बताई।
11 लाख से थोड़ी ज्यादा। और मेरे कमरे का किराया? पहला महीना खर्च हो गया। कहाँ? उसने हिसाब दिखाया। कुछ बैंक की किस्त, कुछ ड्राइवरों का भुगतान, कुछ ब्याज। पहले मुझे लगा था शायद उसने पैसा अपने शौक पर उड़ाया होगा। ऐसा नहीं था। यही बात मामले को मुश्किल बनाती थी। उसने पैसा गलत काम में नहीं लगाया था, लेकिन पैसे जुटाने का तरीका गलत था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा तरीका स्वीकार करूंगी। उसकी आंखें भर आईं। मम्मी, मैं डर गया था। तो मुझे बताते। मुझे शर्म आती थी। और अब? वह चुप। मैंने कहा, शर्म ने तुझे मुझसे मदद मांगने से रोका, लेकिन मेरा कमरा लेने से नहीं रोका। उसने सिर झुका लिया। उस दिन हमने पहली बार उसके बिजनेस के सारे नंबर मेज पर रखे। सीमा का पति अकाउंट्स का काम जानता था। उसने बाद में बैठकर खर्च देखा। पता चला रोहित 2 ऐसी गाड़ियां चला रहा था जिनकी कमाई किस्तों से कम थी। वह सिर्फ इस डर से उन्हें बेच नहीं रहा था कि लोग सोचेंगे उसका बिजनेस गिर गया। मैंने कहा, लोग क्या सोचेंगे? उसके लिए घर दांव पर लगाना समझदारी नहीं। आखिर 2 में से एक गाड़ी बेची गई। एक महंगा निजी कर्ज बंद किया गया। सप्लायर से लिखित भुगतान योजना बनी। रोहित ने बिजनेस छोटा किया। उसका अहंकार जरूर छोटा हुआ, लेकिन शायद वही जरूरी था। मैंने उसका पूरा कर्ज नहीं चुकाया। मेरे पास कुछ बचत थी, पर मैंने तय किया कि सारी उम्र की सुरक्षा उसके एक खराब फैसले में नहीं डालूंगी। मैंने सीमित मदद दी, वह भी साफ लिखे हिसाब के साथ। पहले शायद मुझे ऐसा करना कठोर लगता, अब नहीं। मदद का मतलब खुद को असुरक्षित करना नहीं होता। नेहा से मेरी बात अलग हुई। मैंने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह रो पड़ी। मुझे डर था घर टूट जाएगा। मैंने कहा, घर सच बोलने से नहीं टूटता। घर तब टूटता है जब सबको सच पता हो और कोई बोलता न हो। उसने माफी मांगी। मैंने उसे माफ किया, लेकिन मैंने यह भी साफ कहा कि आगे से मेरी चीजों, मेरे कमरे और मेरे दस्तावेजों पर कोई फैसला मेरी अनुमति के बिना नहीं होगा। अगले महीने मैंने अपने जरूरी कागज व्यवस्थित किए, उनकी सूची बनाई, कुछ सुरक्षित जगह रखे, सीमा को जानकारी दी, रोहित को भी बताया कि मेरी भविष्य की इच्छाएं क्या हैं। मैंने कोई डर का किला नहीं बनाया। मैंने सिर्फ यह तय किया कि प्यार और स्पष्टता साथ रह सकते हैं। मेरे कमरे की हालत भी बदली। मैंने पुरानी चादरें हटा दी, दीवार साफ करवाई, ओम प्रकाश की तस्वीर फिर उसी जगह लगाई और उसके बगल में हमारी सालगिरह वाली तस्वीर वापस रखी। वह स्टोर रूम के एक डिब्बे में मिली थी। मैंने अपनी सिलाई मशीन भी बाहर निकाली। 4 साल बाद पहली बार फिर कपड़ा मशीन के नीचे रखा। आरव नीचे आया और बोला, दादी, आप फिर सिलाई करोगी? मैंने कहा, हाँ। वह बोला, किसके लिए? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले अपने लिए। रोहित और मेरे रिश्ते तुरंत ठीक नहीं हुए। यह जरूरी है। हर कहानी में माफी के बाद अगले दिन सब सामान्य नहीं हो जाता। वह कई हफ्ते मेरे कमरे के दरवाजे पर रुककर पूछता था, अंदर आऊं? पहले वह बिना पूछे आता था। शायद यही पहला बदलाव था। एक शाम उसने कहा, मम्मी, आप मुझे कभी पहले जैसा भरोसा कर पाओगी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसका चेहरा उतर गया। फिर मैंने कहा, माफी एक दिन में मांगी जा सकती है, भरोसा किस्तों में वापस आता है। वह हल्का सा हंसा। कितनी किस्तें? मैंने कहा, तुम्हारे बिजनेस वाली नहीं, ये समय पर भरना। हम दोनों हंस पड़े। मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन भूलना जरूरी नहीं था। कुछ महीने बाद मैं फिर हरिद्वार गई, इस बार सिर्फ 3 दिन के लिए। जाने से पहले रोहित ने पूछा, मम्मी, कमरे की चाबी? मैंने उसे देखा। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। फिर मैं हंस पड़ी। सफाई के लिए डुप्लीकेट है, लेकिन किराएदार मत ढूंढ लेना। उसने सिर पकड़ लिया। मम्मी, जिंदगी भर सुनाओगी? मैंने कहा, शायद। फिर हम दोनों हंसे। लेकिन इस बार मेरी नीली फाइल मेरी अलमारी में नहीं थी। वह सुरक्षित जगह पर थी, और उसकी जानकारी सिर्फ मुझे नहीं, सीमा को भी थी। तीर्थ से लौटते समय मैंने उस दिन के बारे में सोचा, जब अमन ने मुझे मेरे ही घर के बाहर रोककर पूछा था कि मैं किससे मिलने आई हूं। पहले मुझे उस बात पर बहुत अपमान महसूस हुआ था। अब नहीं। अमन ने मुझे चौकीदार समझा था, क्योंकि उसे वही कहानी सुनाई गई थी। लेकिन उस पूरे मामले में मुझे एक बड़ी बात समझ आई। किसी घर का मालिक होना सिर्फ नाम की प्लेट पर नाम होने से नहीं होता। अपने फैसलों में मौजूद रहना भी जरूरी है। अपनी मेहनत को पहचानना जरूरी है।
अपने कागज समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी, परिवार में भी नहीं कहने का अधिकार बचाकर रखना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि धोखा हमेशा किसी अजनबी से आता है। कई बार धोखा अपने घर में बड़ी आवाज से नहीं आता, वह बहुत छोटे वाक्यों से शुरू होता है। आप आराम कीजिए, हम संभाल लेंगे, आपको इन चीजों की क्या जरूरत है, आखिर सब हमारा ही तो है। इन वाक्यों में हमेशा बुरी नीयत नहीं होती, लेकिन जहां सवाल पूछना बंद हो जाए वहां सावधान जरूर होना चाहिए। मैं तीर्थ पर भगवान से शांति मांगने गई थी। वापस आई तो मेरा कमरा किराए पर था। मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन शायद उसी दिन मैंने अपने जीवन की एक ऐसी चीज वापस ली जो कमरे से भी बड़ी थी। अपना फैसला, अपनी आवाज। उस दिन एक अजनबी ने मुझे नहीं पहचाना था, लेकिन असली चोट यह नहीं थी। असली चोट यह थी कि मेरा बेटा कुछ समय के लिए यह भूल गया था कि मैं उसकी विरासत नहीं थी। मैं अभी जीवित थी और मेरे जीवन के फैसले भी मेरे ही थे। सीख, कोई बाहरी व्यक्ति आपके सरनेम वाले लोगों से ज्यादा इंसानियत दिखा सकता है,